Hey everyone, welcome to our YouTube channel. I am Neha, your educator for HTET PGT and HPSC PGT Economics। तो आज हम कर रहे हैं हमारा यहाँ पर HPSC का PGT का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको यहाँ हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है HPSC PGT इकोनॉमिक्स की, HPSC पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें हमारी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2023 में, इसमें 80 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इन 80 क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे इसमें पार्ट 4 में, यानी कि इसके हम 4 पार्ट बनाएंगे। हर पार्ट में हम इसके 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये हमारी सीरीज होगी 20 क्वेश्चंस 20 कंसेप्ट। मतलब कि हम इन 20 क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन में 20 कंसेप्ट को कवर अप करेंगे, यानी कि हम हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस को करेंगे और हमारे 20 कंसेप्ट यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो हमारी सीरीज है ये दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर आपको इसका जो सॉल्यूशन है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन क्या कह रहा है कि मैच द आइटम्स इन लिस्ट वन विद द आइटम्स इन लिस्ट टू। यानी कि हमें यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमें क्या दी हुई है, कुछ थ्योरीज दी हुई है जो कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने, कुछ थ्योरीज है, कुछ कंसेप्ट है, किसी इकोनॉमिस्ट ने, किन्हीं अर्थशास्त्रियों ने दी है, इनको मिसमैच करके दिया हुआ है। लिस्ट वन में हमें थ्योरीज दी हुई है और लिस्ट टू में हमें अर्थशास्त्रियों के यानी कि इकोनॉमिस्ट के नाम दी हुई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे हमारे फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट थ्योरी है, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है किंग डिमांड कर्व, देन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड। देखो, जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो हमारी किसने दी थी, मार्शल ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो हमारी किसने दी थी, मार्शल ने। फिर आता है हमारा किंग डिमांड कर्व। ये किंग डिमांड कर्व हमारा मार्केट फर्म, मार्केट जो कंपटीशन होती है, यानी कि जो हम मार्केट फॉर्म्स पढ़ते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, इनमें जो किंग डिमांड कर्व होता है उस वहाँ पर ये किंग डिमांड कर्व को हम पढ़ते हैं मार्केट के टॉपिक में। तो यहाँ पर ये फर्म की रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी और उसकी स्टिकीनेस को डिफाइन करता है। किंग डिमांड कर्व को दिया था पॉल स्वीजी ने। और प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसमें क्या है, ये क्या प्रिंसिपल क्या कहता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ, सामाजिक यानी कि जो सोसाइटी है उसको किस तरह से मैक्सिमम फायदा, सोशल एडवांटेज, समाज को सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा एडवांटेज का क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है। तो ये हमारा सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। फिर आता है लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड, जिसको अदृश्य हाथ का नियम कहते हैं, ये हमारा दिया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो हमारा सही मैच है वो दिया हुआ है इस तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, किंग डिमांड कर्व पॉल स्वीजी, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डाल्टन और इनविजिबल हैंड थ्योरी एडम स्मिथ। तो ये हमारा जो सही ऑप्शन है A3 B1 C4 D2 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एज डिफाइंड बाय रोथस्चाइल्ड इज बेस्ड ऑन, यानी कि रोथस्चाइल्ड द्वारा परिभाषित एकाधिकारी शक्ति की, यानी कि जो मोनोपोली पावर है, मोनोपोली पावर, एकाधिकारी शक्ति की डिग्री किस पर आधारित है। मतलब कि जो हमारी मोनोपोली पावर की जो डिग्री है, मोनोपोली पावर की जो डिग्री है, रोथस्चाइल्ड ने उसको किस बेस पर डिफाइन किया था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो, जो रोथस्चाइल्ड है वो किससे एसोसिएटेड है, जो रोथस्चाइल्ड का इंडेक्स है वो टिपिकली किससे एसोसिएटेड है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से, यानी कि औद्योगिक अर्थशास्त्र से। जो रोथस्चाइल्ड है जिसका हम यहाँ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट, ये किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पर्टिकुलर इन द एनालिसिस ऑफ मार्केट पावर, ये किसको पर्टिकुलर एनालिसिस करता है, किसका विश्लेषण करता है, मार्केट पावर का, बाजार की शक्तियों को और इलास्टिसिटी का, उसकी लोचशीलता का।
The Rothschild index is a measure of the elasticity of demand facing a firm relative to the market as whole. तो जो रोथस्टाइल्ड का इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोचशीलता जो फेस कर रही है, उस चीज को फेस कर रही है फर्म के रिलेटिव मार्केट, एक पूरी मार्केट हो। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या डिफाइन करता है? क्या रेशियो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मांग की लोचशीलता का, फॉर द एंटायर मार्केट, यानी कि पूरी मार्केट में, पूरे बाजार में मांग की लोचशीलता का क्या रेशियो होगा टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सिंगल फर्म के रिलेटिव में पूरी बाजार की मांग का, यानी कि एक फर्म के रिलेटिव में पूरी बाजार की मांग का क्या रेशियो होगा, ये रोथस्चिल्ड यहाँ पर डिफाइन करता है। तो इसका क्या फॉर्मूला है? आर डिफाइन करता है इंडेक्स को, EM डिवाइड बाय EF। तो EF क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट डिमांड, डिमांड फॉर द मार्केट। EF क्या है? डिमांड फॉर द फर्म, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फर्म। ये क्या है? मार्केट डिमांड, EM मार्केट डिमांड, और ये क्या है? फर्म की डिमांड। ये क्या है? रोथस्चिल्ड का इंडेक्स फार्मूला है। तो देखो इसका आंसर यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या डिफाइन करता है? रोथस्चिल्ड का जो कंसेप्ट है प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको डिफाइन करता है रोथस्चिल्ड की मोनोपोली डिग्री, प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, यानी कि मांग की कीमत क्रॉस लोच को। तो यहाँ पर क्या है? जो रोथस्चिल्ड की जो मोनोपोली पावर है वो किस अवधारणा पर बेस है? मांग की क्रॉस लोच, मांग की क्रॉस लोच पर डिफाइन करती है, जो इंगित करती है, यानी कि जो दिखा शो करती है कि किसी वस्तु की मांग, यानी किसी चीज की जो डिमांड है अन्य वस्तु की कीमत पे जो और रिलेटिव गुड्स है उसके कंपैरेटिवली उसकी कीमत में बदलाव के प्रति कितनी संवेदनशील है, कितनी ज्यादा वो सेंसिटिव है। तो ये रोथस्चिल्ड का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू EM डिवाइड बाय EF, यानी कि EM क्या है? मार्केट डिमांड, और EF क्या है? फर्म की डिमांड। ठीक है, ये R क्या है? इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एज ए रिजल्ट ऑफ ए फॉल इन द प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी, मतलब कि टोटल प्राइस एक्सपेंडिचर में क्या आ रही है? फॉल हो रहा है, गिरावट आ रही है। ऑन द कमोडिटी डिक्रीज द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी विल बी, कीमत में गिरावट के फलस्वरूप, यानी कि किसी चीज के प्राइस में डिक्रीज आ रहा है तो उसके फलस्वरूप वस्तु पर कुल व्यय घटता है, उस चीज पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो घटता है। लोच का गुणांक क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? तो देखो हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये क्या डिनोट करता है? इट इंडिकेट्स द डिमांड इज इलास्टिक। यहाँ क्या हमारी डिमांड क्या है? इलास्टिक है, लोचशील है। मीनिंग दैट परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि किसी मांग की मात्रा में अगर उसमें कमी आती है, यानी कि हमारी डिमांड की क्वांटिटी में कमी आ रही है तो कीमत में प्रतिशत कमी से अधिक है। तो कीमत में क्या है? जो जो कीमत का परसेंटेज है उससे ज्यादा है, जिससे कुल व्यय में कमी आती है, जिससे क्या हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कमी आती है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 क्या शो करता है? कि मांग की कीमत लोच 1 से अधिक है, यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1 है, जो शो करता है कि किसी वस्तु या सेवा की मांग लोचदार है, यानी कि इलास्टिक है। जब हमारी जो मांग है, यानी कि जो डिमांड है वो इलास्टिसिटी होती है, तो कीमत में, यानी कि जो प्राइस में एक छोटे से प्रतिशत में, मतलब अब एक छोटे से परसेंटेज में भी चेंज करते हैं ना, तो उसके परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट में मांग की मात्रा में एक बड़ा परिवर्तन, तो उसकी जो डिमांड है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ईडी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर इस पोजीशन में, जहाँ ये पोजीशन में हमारी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है, यानी कि लोचशीलता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी कि जो सीमांत उपयोगिता है गुड्स वाई की, डिवाइड बाय देयर प्राइस ऑफ कंपेरेटिवली टू वाई। तो यहाँ पर ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इक्वल का साइन है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की उसकी प्राइस यूटिलिटी के बराबर है, और मार्जिनल यूटिलिटी वाई की, यानी कि जो किसी वस्तु है वाई यूटिलिटी है, जो मतलब कि जो वाई
गुड्स है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, उससे सीमांत उपयोगिता मिल रही है, वो उसके प्राइस के इक्वल है। यहाँ पर जो एक्स वस्तु है उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो उसके प्राइस के बराबर है। तो ये साफ साफ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है गोसेन का सेकंड लॉ ऑफ गोसेन, ठीक है, जिसको हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहे तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जितनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिली है उतनी ही हमें वाई से मिली है। तो ये गोसेन का सेकंड लॉ है। तो यहाँ पर क्या है, द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फॉर बाय कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई आर इक्वल। तो दोनों जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है, जो भी हमें सीमांत उपयोगिता मिली है, दोनों गुड से वो बराबर है। तो समझते हैं, तो जो इक्वेशन है वो क्या कह रही है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का नियम है इकोनॉमिक्स में। ये क्या दर्शाता है कि उपभोक्ता अपनी आय इस तरह से आवंटित करता है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम इस तरह से एलोकेट करता है कि जो दो गुड्स वो यूज कर रहा है, दो गुड्स पर वो पैसा लगा रहा है, उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो दोनों इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर के पास 100 रुपए है और उस 100 रुपए से उसको मिठाई भी खरीदनी है, स्वीट्स भी लेनी है और उसको फ्रूट्स भी लेने हैं, उसके पास 100 ही रुपए है। तो वो क्या करेगा कि 100 रुपए को इस तरीके से खर्चेगा कि उसको जो मिठाई से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है और फ्रूट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों बराबर हो। तो वो जिस चीज के कंजम्पशन से उसको इक्वल यूटिलिटी मिलती हो वो उतना ही अमाउंट उस पर खर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको 60 रुपीज की स्वीट्स लेकर और 40 रुपीज के फ्रूट्स लेकर दोनों से इक्वल इक्वल यूटिलिटी मिल रही है, तो दोनों क्या होंगे उसके इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पर, यानी कि एमयू ऑफ स्वीट्स यानी कि डिवाइड बाय प्राइस ऑफ स्वीट्स और एमयू ऑफ फ्रूट्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पर ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर उसके 100 रुपीज बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या है, गोसेन का सेकंड लॉ है। इट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी, गोसेन का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय द कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई आर इक्वल, यानी कि वस्तु एक्स और वस्तु वाई से संतुष्टि जो हमें मिल रही है वो बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए सब्सिडी ऑफ ₹2 पर यूनिट, मतलब कोई हमारा गुड है, ये हमारा कोई गुड है, इस पर हमें पर यूनिट पर 2 रुपीज की क्या मिलती है, 2 रुपीज की क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। ग्रांटेड टू प्रोड्यूसर, यहाँ पर ध्यान रखना है किसको मिल रही है, प्रोड्यूसर को मिल रही है। ग्रांटेड टू प्रोड्यूसर नॉट कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता को नहीं मिल रही, कंज्यूमर को मिल रही है, कंज्यूमर को नहीं मिल रही, सॉरी प्रोड्यूसर को मिल रही है। प्रोड्यूसर क्या होता है, उत्पादक, जो उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज को बना रहा है। ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर क्या है, प्रोडक्ट को बनाता है। विच हैज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है कि उसकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। देन नेट इफेक्ट विल बी, तो पूरा नेट इफेक्ट यानी कि जो शुद्ध इफेक्ट है वो किस पर आएगा, शुद्ध प्रभाव किस पर आएगा। तो हिंदी में समझते हैं, यदि उत्पाद के उत्पादकों को 2 रुपए प्रति इकाई से सब्सिडी दी जाती है, यानी कि प्रोड्यूसर को किसी यूनिट पे 2 रुपए पर यूनिट पे सब्सिडी दी जाती है, तो जिसकी मांग पूर्णतः बेलोचदार है, क्या है, इन इलास्टिक है, तो शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है हमारी, क्या है, डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक की कंडीशन रखते हैं। तो देखो, इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कंज्यूमर विल परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट रिगार्डलेस द प्राइस, मतलब कि क्या है, जो कंज्यूमर है वो ये नहीं देखता कि प्राइस कितना है, उससे वो चीज चाहिए तो चाहिए। देयरफॉर अ सब्सिडी प्रोवाइडेड टू द प्रोड्यूसर टिपिकली बेनिफिट्स द प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो उत्पादक है उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको जो सब्सिडी मिल रही है पर यूनिट 2 रुपीज की, वो उसको कम्प्लीटली क्या है, बेनिफिशियल है, रादर देन द कंज्यूमर, कंज्यूमर को
को कंज्यूमर का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कंडीशन परफेक्टली इनइलास्टिक की जो कि जो जो मांग है वो क्या है पूरी तरह से बेलोचदार है। तो यहाँ पर जब मांग बेलोचदार होती है तो कीमत की कोई परवाह नहीं करता उपभोक्ता। वो क्या करता है, उसको वो चीज चाहिए तो वो चाहिए, उसको वो चीज खरीदनी है तो खरीदनी ही है। तो जो उसको सब्सिडी मिल रही है उसका पूरा फायदा किसको जाएगा, प्रोड्यूसर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, टू इंक्रीज द प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर बाय ₹2 पर यूनिट। तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, सेकंड बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, द स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। मनी की स्पेक्युलेटिव डिमांड से हम क्या समझते हैं। तो देखो स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या होती है, जब हमें अचानक से जब पैसा मिलता है, अचानक से बिना किसी मेहनत के, मतलब कि एक तरीके की ये क्या है, सट्टा मांग है। मतलब जब हम वहाँ किस चीज की उस चीज को लगा के हमें जल्दी से उसका रिटर्न एक ज्यादा अमाउंट में मिले तो वो क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड होती है। तो देखिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मनी क्या है, इंटरेस्ट इलास्टिक है, इनकम ओरिएंटेड है, इंटरेस्ट इलास्टिक है, सेविंग ओरिएंटेड है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो देखो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या है, प्राइमरली किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है। देखो अब आपको पता है कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर मैच चलते हैं, आईपीएल चलते हैं, उसमें क्या है आपको पता होगा, न्यूज़ वगैरह में ये देखते हैं लोग, शर्त लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं कि इस प्लेयर पर हम इतना अमाउंट लगाएंगे, ये इस तरह से परफॉर्म करेगा, ये वाली टीम जीतेगी, ये वाली टीम नहीं जीतेगी। तो वो क्या है अपने इंट्यूशन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, एक एक्सपीरियंस के बेस पे वो क्या होता है, उस चीज़ की शर्त लगा लेते हैं, सट्टा लगा लेते हैं। क्योंकि उनको क्या पता होता है कि आने वाले टाइम में अगर मैं इस चीज पर बैट लगाऊंगा तो मुझे उसका रिटर्न डबल ट्रिपल होकर मिलेगा। तो क्या है, ये जो इस तरह की जो डिमांड होती है, इस तरह के जो ये हमारे काम होते हैं, ये प्राइमरली किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वन द इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो जब हमें यूं लगता है कि ये चीज नुकसान वाली है, जब हमें ये चीज लगती है तो नुकसान वाले, तो वो वहां पर उस चीज में अमाउंट में इन्वेस्ट नहीं करते। पीपल होल्ड टू मनी इनटू एंटिसिपेशन देन कैन लेटर इन्वेस्ट। वो क्या करते हैं, उस चीज को होल्ड पे डाल देते हैं, उसको बाद में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। और जब वो जो इंटरेस्ट रेट है जब सही हो जाती है तो वो उसका विपरीत कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो लोग इस उम्मीद में पैसा जमा कर लेते हैं कि वे बाद में कम ब्याज दर पर निवेश कर सकते हैं, और इसके विपरीत भी। तो यहाँ पर क्या है, जो इंटरेस्ट है वो क्या है, इलास्टिक है, इंटरेस्ट क्या है, लोचदार है। जो हमारी सट्टा मांग ब्याज दर है वो इससे विपरीत संबंध है। मैंने कि पैसे की जो सट्टा मांग का ब्याज का दर है वो क्या, इससे इनवर्स रिलेशनशिप में है। जब प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है, यानी कि जब हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर जो हमारी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग क्या है भविष्य में ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीद करते हैं। तो लोग क्या सोचेंगे कि हम जब फ्यूचर में जो हमारी इंटरेस्ट रेट होगी वो जब गिरेगी तो हम सोचेंगे। इसका मतलब क्या है कि भविष्य में जो बॉन्ड की कीमतें अधिक होगी तो बॉन्ड धारक यानी कि जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको कैपिटल प्रॉफिट्स का वो इंडिकेशन देगी। और जो पूंजीगत लाभ है यानी कि जो कैपिटल प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करने के लिए क्या है, अधिक लोग नकदी शेष को बॉन्ड में बदलेंगे। जो उनके पास जो कैश पड़ा हुआ है कि उनको जो उसमें बॉन्ड पे रिटर्न मिलेगा तो वो उसको बॉन्ड में बदल लेंगे, जिससे क्या होगा, पैसे की सट्टा मांग कम हो जाएगी, जिससे क्या है मनी की जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो कम हो जाएगी। और इसके जो अपोजिट है, जब ब्याज की दरें यानी कि जो इंटरेस्ट रेट कम होती है तो लोग क्या करेंगे, लोग फ्यूचर में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद करते हैं। तो सोचते हैं कि अगर जब इसकी रेट बढ़ जाएगी ना, किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम उस चीज को खरीद लेंगे। तो जब भविष्य में बॉन्ड की कीमतें गिर जाएगी तो बॉन्ड धारकों को पूंजी हानि का संकेत देते हैं। तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट इलास्टिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या है, मनी से क्या है, इंटरेस्ट इलास्टिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सेवंथ है। देखो यहाँ पर क्या है, इफ एमपीसी इज 0.6, अगर हमारी एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, 0.6 है, तो निवेश गुणक क्या होगा, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट मेजर द इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो निवेश गुणक है वो इकोनॉमिक्स की क्या है, एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है।
जो समग्र अर्थव्यवस्था, समग्र का मतलब कंप्लीट इकोनॉमी में, जो हमारी पूरी कंप्लीट इकोनॉमी है, पूरा कंप्लीट नेशन है, उसमें निवेश यानी कि जो उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस के जो इफेक्ट्स है उसको मापता है। जो जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किसको मेजर करता है, हमारी पूरी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा नेशन है, उसकी पूरी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत बहुत तरीके से हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, बहुत बहुत तरीके से हमारे पास जो पैसे का लेन देन है वो चलता है, उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसके इफेक्ट को ये मेजर करता है। विशेष रूप से ये निर्धारित करता है, मेनली क्या डिफाइन करता है कि निवेश में वृद्धि, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीमेंट होगा उसके फलस्वरूप टोटल इनकम, कुल आय और उत्पादन जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी। मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज की वजह से परिणाम स्वरूप तो उसमें टोटल इनकम और जीडीपी में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करता है। तो देखो हमें क्वेश्चन सोल्व करता है, एमपीसी हमें 0.6 दी हुई है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/1 माइनस एमपीसी। तो हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 0.6, तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। 1 माइनस 0.6 को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4, तो इसको हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, हम पॉइंट काट देंगे तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 2.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 इसका आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, dash includes total value of goods and services produced within the country together with its income received from other countries less income paid to other countries। तो क्वेश्चन की में क्या पूछा हुआ है, डैश में देश के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य शामिल है, साथ में अन्य देशों से प्राप्त, अन्य देशों के भुगतान की गई आय को घटाकर, यानी कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी या एनएनपी। तो देखो, तो इसका आंसर हमारा है जीएनआई यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम। तो जो हमारी ग्रोस नेशनल इनकम होती है जीएनआई, वो फॉर्मली रेफर्ड करती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, द टोटल डोमेस्टिक एंड फॉरेन वैल्यू, जो हमारे कुल डोमेस्टिक, कुल घरेलू, फॉरेन वैल्यूज को ऐड करके क्लेम रेजिडेंस एट ए गिवन पीरियड, मतलब जो हमारे और रेजिडेंशियल है उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे, यूजली ईयर, साल में, उनके इंटरनेशनल डॉलर्स के रूप में उसको कन्वर्ट करती है। तो देखो, सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई, जिसे पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के रूप में जाना जाता था, एक निश्चित अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में निवासी यानी कि जो हमारे एक देश के अंदर हमारे जो रेजिडेंस है उनके द्वारा कुल घरेलू आय, टोटल मतलब टोटल जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, विदेशी मूल्यों को मापता है और जिसको हम डॉलर के रूप में डिफाइन करते हैं, जिससे हमें क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की जो रेट्स है उसको भी पता लग जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ग्रोस नेशनल इनकम, यानी कि हमारा जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कंडीशन में कौन सी जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा कथन सत्य है यानी कि ट्रू है। ठीक है, तो देखो, देयर इज इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पर सरकार का दखल है। बायर्स आर द प्राइस मेकर, बायर्स है यानी कि जो खरीदार है वो क्या है, प्राइस मेकर है, प्राइस को मेक करते हैं। ठीक है, देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, को यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, परिवहन की लागत नहीं है। ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस, जितने भी जो गुड्स है वो अलग अलग दामों पर बेचे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है यहाँ पर क्या होता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। बायर्स और सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, प्राइस टेकर्स। नाइदर बायर्स और नोर सेलर्स कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, दे एक्सेप्ट द मार्केट, वो क्या करते हैं, मार्केट को एक्सेप्ट करते हैं। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पर क्या है,
कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं करती। ये क्या है, दिस इज द असम्पशन ऑफ द मॉडल ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन इम्प्लाइंग दैट देयर आर नो कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें कोई कॉस्ट नहीं होती। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये इस बारे में सच है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो ये जो मतलब कि यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, देर इज मतलब टू इन्वॉल्व इन मूविंग गुड्स। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है हमारी, जो मार्केट क्या है वो है परफेक्ट कंपटीशन है। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है। तो इसकी वजह से क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर माल ले जाने में, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया से या किसी पर्टिकुलर सिटी से माल लेके जा रहे हैं, गांव से शहर लेके जा रहे हैं, तो वहां पर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यानी कि हमारा कॉमर्शियल 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 सॉरी, यहाँ पर आरबीआई का मतलब है यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक का फादर होता है आरबीआई। यहाँ पर आरबीआई क्या कहता है कि उसका कौन सा काम नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं देना, बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक। तो जो ये हमारा आंसर बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्यों, जो आरबीआई है वो किसको रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक क्या होते हैं, जिसमें आम पब्लिक हम सब अपने लेन देन ट्रांजैक्शन करते हैं, और कमर्शियल बैंक अपनी सभी प्रॉब्लम्स आरबीआई को लेकर जाता है। तो आरबीआई किसको हैंडल करता है, सभी कमर्शियल बैंक को। हम अपने अकाउंट, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एफडी, अपने जो भी ट्रांजैक्शन है वो आरबीआई में नहीं कर सकते। मतलब आम पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक आरबीआई में अपने ट्रांजैक्शन नहीं करती, नॉर्मल पब्लिक अपने ट्रांजैक्शन करती है कमर्शियल बैंक्स में। तो जो बैंकिंग फैसिलिटीज है पब्लिक के लिए वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, आरबीआई जनता को सीधे बैंकिंग सुविधाएं प्रदान नहीं करता। इसकी बजाय यह मुख्य रूप से सरकार की सेवा करता है, अन्य बैंकों को नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है, पब्लिक बैंक है, उनको कंट्रोल करता है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसमें बनाए रखता है। ठीक है, 11th है, एक्सीलेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेट्स द करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द। निवेश का त्वरक सिद्धांत निवेश की चालू दर से कैसे संबंधित करता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है, चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, करंट लेवल ऑफ आउटपुट, शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पर हम समझते हैं कि निवेश का त्वरक सिद्धांत कहता है कि निवेश का स्तर यानी कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट का लेवल है, दैट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिराइवन बाय द रेट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक आउटपुट। जो हमारा निवेश का स्तर है, हमारे इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो किससे डिराइव होता है, वो डिराइव होता है चेंज इन इकोनॉमिक आउटपुट। जो हमारी इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी में आउटपुट है यानी कि जो उसमें जो फैक्टर्स है, उसमें जो हम आउटपुट यूज कर रहे हैं उसके जो रेट है उससे चेंज होने से वो प्रभावित होता है, ना कि करंट लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ इंटरेस्ट, ना कि जो हमारे मौजूदा जो करंट में अभी हाल ही फिलहाल में जो हमारा मौजूदा स्तर है या ब्याज की रेट है उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, फर्स्ट चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो देखिए अब हम करते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एज्यूमिंग दैट द डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि हमें यूं बता रहे हैं कि एज्यूम करना है, हमें मान लेना है कि जो डिमांड कर्व है यानी कि किसी वस्तु की जो मांग है कमोडिटी के लिए, मतलब किसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो उसकी जो स्लोप है यानी कि जो उसका जो ग्राफ है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की ओर झुका हुआ है और सीधा है बिल्कुल इस तरीके से। तो उस सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड कि हम उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते, डिक्रीज एज प्राइस फॉल्स, जैसे ही प्राइस गिरेंगे तो वो गिरनी शुरू हो जाएगी, कीमत के गिरने पर घट जाएगी। इंक्रीज एज प्राइस फॉल्स
मतलब कि इंक्रीज हो जाएगी, कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी जैसे ही प्राइस यानी कि जो कीमतें हैं वो बढ़ेगी। इज सेम एट एवरी पॉइंट, हर एक स्तर पर वो समान रहेगी। तो देखो समझते ही क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, पूरे डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन यानी कि जो नीचे की ओर झुक रही है डिमांड कर्व, इस तरह से बना हुआ है डिमांड कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेंड्स टू बी हाई मोर इलास्टिक। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या इलास्टिसिटी क्या होगी डिमांड की, मोर इलास्टिक होगी, मतलब कि अधिक लोचशील होगी एट हाइयर प्राइस एंड लोअर। तो जैसे ही प्राइस उसके हाई होते हैं, जैसे ही प्राइस उसके लोअर होते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, उसका वाइस वर्सा। एज द प्राइस फॉल्स, जैसे ही प्राइस गिरते हैं द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो जैसे ही हमारे प्राइस गिर जाते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक। तो जो उसकी इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, इंक्रीज इन प्राइस फॉल्स। जैसे ही कीमत गिरती है और डिमांड हमारी बढ़ती है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज एज प्राइस फॉल्स, इंक्रीज एज प्राइस फॉल, कीमत गिरने पर बढ़ती है। 13 क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड शिफ्ट ए फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड। कौन सी कंडीशन में, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जो एप्लीकेबल है या जो कौन सी कंडीशन है उसमें शिफ्ट होगा फर्म का जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है यानी कि एबीसी कॉस्ट कर्व है वो किस कंडीशन में शिफ्ट होगा, ठीक है, खिसक जाएगा। ऑप्शन है हमारे, ए डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि जो श्रम है, प्रोडक्टिविटी है, जो श्रम की उत्पादकता यानी कि जो मजदूर है उनकी प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज करके, कमी करके। एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा के। एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, यानी कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है यानी कि जो निश्चित लागत है उसको इंक्रीज करके। डी ऑप्शन है, ए डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, यानी कि जो फर्म गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन चीज़ों को फर्म प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, उत्पादन कर रही है, उसमें कमी करके। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बोलो निम्नलिखित में कौन सा किसी फर्म की औसत परिवर्तनीय लागत वक्र को नीचे की ओर स्थानांतरित करता है, मतलब कि जो हमारी एबीसी कॉस्ट है उसको डाउनवर्ड करता है, उसको नीचे की साइड शिफ्ट करता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जब हम श्रम की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, जब हम लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, जब हम लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, फर्म समान मात्रा में श्रम के साथ अधिक उत्पादन कर सकती है। मतलब कि जो ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी में जो लेबर लगे हुए थे उसके साथ वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, जिससे औसत परिवर्तनीय लागत प्रभावी रूप से कम हो जाएगी, यानी कि जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इफेक्टिवली कम हो जाती है। यह बदलाव औसत परिवर्तनीय लागत वक्र को नीचे की ओर ले जाता है और इससे क्या होता है, जो हमारा एबीसी कर्व है वो थोड़ा सा नीचे की ओर खिसक जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, एन इंक्रीज इन द लेबर, एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जब हम श्रम की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो श्रम की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो थोड़ा सा नीचे की साइड शिफ्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है और कैपिटल अकाउंट में किसको हम इंक्लूड नहीं करते, ध्यान से देखना है, यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना कि किसको हम इंक्लूड करते हैं और किसको हम नहीं इंक्लूड करते। ये कंप्लीट टॉपिक हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इसे किस तरह से रिलेट करती है, ये कंप्लीट टॉपिक हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे कि कौन से कैपिटल अकाउंट में आते हैं, कौन से करंट अकाउंट में आते हैं, किस तरह से वो फॉरेन डायरेक्ट जो एक्सचेंज रेट होते हैं उनको वो प्रभाव करते हैं या उनको किस तरह से वो रेफर करते हैं। ठीक है, तो देखो कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, यानी कि विदेशी सरकारों को सरकारी ऋण, नेट इनकम ट्रांसफर, शुद्ध आय स्थानांतरण, बैलेंसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संतुलन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो का निवेश। तो देखो यहाँ पर पूछा है कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता नेट इनकम ट्रांसफर, यानी कि शुद्ध आय हस्तांतरण। जो नेट इनकम ट्रांसफर है वो किसका पार्ट है,
करंट अकाउंट का, यानी कि चालू खाते का ये पार्ट है। जो हमारी नेट इनकम ट्रांसफर है वो करंट अकाउंट का पार्ट है। नोट द कैपिटल, ये नोट द कैपिटल अकाउंट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हमारी जो टॉपिक है उसमें जो नेट इनकम ट्रांसफर है वो करंट अकाउंट का चालू खाते का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का नहीं है, पूंजी खाते का नहीं है। तो द कैपिटल अकाउंट टिपिकली इंक्लूड, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसमें हम टिपिकली नॉर्मली क्या इंक्लूड करते हैं, आइटम्स लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से शुद्ध हमारा निवेश होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि जो विदेशों से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट निवेश होता है, गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स यानी कि जो विदेशों से सरकारी जो ऋण होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम नेट इनकम ट्रांसफर को कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड शामिल नहीं करते। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, नेट इनकम ट्रांसफर यानी कि शुद्ध आय स्थानांतरण, शुद्ध आय स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये जो टर्म है कल्चर ऑफ पॉवर्टी यानी कि जो ये एक टर्म है गरीबी की संस्कृति को किसने गढ़ा, किसने इस टर्म को डिफाइन किया? ऑप्शन है ऑस्कर लुइस, आल एल्विरा, आर रेडिफाइड और मिल्टन सिंगर। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है इन्होंने किस इस टर्म को दिया? तो देखो जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी है उसको दिया था ऑस्कर लुइस ने। द टर्म ऑस्कर लुइस, द टर्म कल्चर ऑफ पॉवर्टी यानी कि जो हमारी टर्म है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, इसको किसने कॉइन किया था? अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑस्कर लुइस, जो अमेरिकन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको टर्म को इस टर्म को डिफाइन किया था। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हिज वर्क, इन्होंने जो कंसेप्ट था, ये टर्म थी, अपने एक काम के दौरान, अपनी रिसर्च के दौरान दिया था। 1950s का और 60s का जो टाइम था उस दौरान, पर्टिकुलरली इन स्टडी फॉर इम्प्रोवाइज्ड कम्युनिटीज इन मैक्सिको एंड प्यूर्टो रिको। इन्होंने जो जो देश थे मैक्सिको और प्यूर्टो रिको, इनकी जो कम्युनिटी थी, जो यहाँ पर जो कम्युनिटी थी, जो लोग थे, वो जो सामाजिक लोग थे, उनके ऊपर जो इन्होंने स्टडी की थी उसके बेस पे दिया। यूज्ड आर्ग्यूड दैट द पुअर डेवलप, जो ये जो गरीब लोग हैं, डेवलप ए डिस्टिंक्ट सब कल्चर और कल्चर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि इन्होंने ये तर्क दिया था कि गरीब अपने मूल्यों, व्यवहारों और जीवन शैली के साथ एक विशिष्ट उप संस्कृति है। मतलब कि जो उनके व्यवहार है, जो उनके प्रिंसिपल है, जो उनके लेवल है, यानी कि जो उनका सब कल्चर, उनका जो संस्कृति है वो एक जीवन शैली, लाइफ स्टाइल है, वो क्या है? एक संस्कृति है, गरीबी की एक संस्कृति है, पॉवर्टी का कल्चर है, जो वो डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, जो पीढ़ियों तक गरीबी को कायम रखता है। मतलब कि अगर किसी कम्युनिटी ने, किसी एक कम्युनिटी ने सोच ही लिया कि वो गरीब ही रहेंगे, किसी समुदाय ने सोच लिया कि हम तो ऐसे ही है, वो आगे उस चीज को, उस स्टीरियो सिस्टम को तोड़ना ही नहीं चाहते। उनके दिमाग में या उन्होंने एक साइकोलॉजिकली इस थॉट को एक्सेप्ट कर लिया और इस बात को अपने माइंड में सेट कर लिया, तो वो उस गरीबी को कायम ही रखेंगे, वो उससे आगे नहीं निकल सकते। तो ये टर्म किसने कॉइन की थी? ऑस्कर लुइस ने। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ऑस्कर ऑस्कर लुइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिनी कोफिशिएंट फॉर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कंप्लीट इक्वालिटी इनकम? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कंप्लीट इक्वालिटी सिस्टम, यानी कि पूरी तरह से समान, पूरी तरह से, पूर्ण का मतलब पूरी तरह से समान आय की विशेषता वाले आय वितरण इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गिनी गुणांक का मूल्य क्या होता है? तो देखो ये जो गिनी गुणांक है, यानी कि जो गिनी कोफिशिएंट है, हम लोरेंस कर्व की हेल्प से इसको डिफाइन करते हैं। तो जब हम जब हम इस ग्राफ में देखते हैं कि कंप्लीट इक्वालिटी कब आती है, कंप्लीट इक्वालिटी कब आती है? जब ये जो क्या है, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पर, जो ये ग्रीन लाइन शो करती है, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है। ये क्या है? लाइन ऑफ इक्वालिटी है। तो जब ये जीरो हो जाती है यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ग्रीन लाइन, तो ये क्या है? लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो ये जीरो को शो करती है। तो ये किस को शो करती है? इसका माप क्या होता है? जो इसका कोफिशिएंट है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, जो लोरेंस कर्व होता है वो हमारा 0 से 1 के बीच लाई करता है। तो इनइक्वालिटी है जो यहाँ पर कहीं हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी, असमानता रहती है, कभी भी पूर्णता समानता नहीं आती। तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि कंप्लीट इक्वालिटी इनकम कब होती है, किस किस रेशो पे होती है, किस कोफिशिएंट पे होती है? तो वो 0 पे होती है यहाँ पर। तो आंसर ए हो जाएगा। तो ये क्या बताता है कि आय पूर्ण समानता के लिए गिनी गुणांक की जो होती है 0 होती है इक्वालिटी के लिए, क्योंकि गिनी गुणांक के लिए आय समानता को मापता है, यानी कि जो गिनी कोफिशिएंट है वो इनकम इनइक्वालिटी को मापता है। जहाँ 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो 0 है वो कंप्लीट इक्वालिटी को शो करता है।
जहाँ पर सभी की आय समान है, यहाँ पर जीरो, जब यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है जीरो को शो कर रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि सभी की जो इनकम है वो सेम है और एक अधिकतम असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो एक है यानी कि जो ब्लू कलर की जो ये कर्व जा रहा है, यहाँ पर क्या है, सभी की जो इनकम है वो इनइक्वालिटी का उसको डिफाइन करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति के पास सभी आय, मतलब कि एक व्यक्ति के पास हर तरीके से कैसे भी इनकम आ सकती है, ठीक है। तो जीरो क्या शो करता है, इक्वालिटी को, और वन क्या शो करता है, इनइक्वालिटी। तो हमेशा जो गिनी कोफिशिएंट का जो रेशो आता है वो जीरो और वन के बीच में समथिंग पॉइंट्स की जो रेशो होती है, वैल्यू होती है, उसके बीच में आती है। या तो कभी ये जीरो नहीं होता और या कभी ये वन नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा होता है, कंप्लीट इक्वालिटी, पूर्ण समानता। तो इसकी गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जब जीरो होती है तो ये कंप्लीट इक्वालिटी को शो करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है 17th, व्हेन 7 यूनिट्स आर सोल्ड एट प्राइस ऑफ ₹16, यानी कि 7 यूनिट्स को 16 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है, टोटल रेवेन्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये हमें प्राइस दिया हुआ है, ये हमें यूनिट्स दी हुई है, तो हम टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे। तो देखो, टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब कितनी हमने यूनिट्स को सोल्ड किया और किस प्राइस पे किया है। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितनी इकाइयों की संख्या है, और प्रति कितनी, किस रेट से हमने उसको बेचा है। तो टोटल हमारा जो रेवेन्यू हो जाएगा, 7 यूनिट्स को बेचा है 16 रुपीज़ के रेट से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 112 यानी कि 112। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन 18, विच अमंग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। तो इनमें से किस टैक्स को, जीएसटी की जगह रिप्लेस किया गया, मतलब उस टैक्स की जगह हमने जीएसटी को अप्लीकेबल कर दिया। तो देखो, जो हमारा जीएसटी है वो 2017 में आया था, 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर इनमें से किस टैक्स के बदले किस टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है, किस टैक्स के को रिप्लेस किया गया था जीएसटी की जगह। तो जीएसटी हम पढ़ते हैं कस्टम सेस, मोटर व्हीकल टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी या सर्विस टैक्स। तो देखो, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इन सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया था जीएसटी ने। तो सर्विस टैक्स वाज द वन ऑफ द सेंट्रल टैक्स was replaced by the goods and services tax in India। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स की जगह हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया था 2017 में इंडिया में, ठीक है, जुलाई 1 से, ठीक है। अब है हमारा 19 क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, साख का सृजन, उसकी प्रोसेस में, उसकी प्रक्रिया में क्या होगा, सपोज द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो आर 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 फॉर द बैंक इज फिक्स्ड एट 10%, यानी कि जो हमारा आर आर है वो क्या है, फिक्स्ड है, कितना है, 10% है। द इनिशियल चेंज, इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक चेंज, प्रारंभिक परिवर्तन क्या होता है, कैश रिजर्व में कितना, 1000 रुपये का आ रहा है, कैश रिजर्व में 1000 रुपये का आ रहा है। देन द इंक्रीज इन डिमांड डिपॉजिट विल बी, तो जो डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमा में कितनी वृद्धि होगी, हमें डिमांड डिपॉजिट में कितनी इंक्रीमेंट है ये शो करना है। तो देखो, इसका क्या, हमें हमें क्या हुआ, दिया हुआ है, आर 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 हमें 10% दिया हुआ है, इनिशियल चेंज कैश रिजर्व में हमें 1000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन डिमांड डिपॉजिट, इंक्रीज इन, कैलकुलेट इंक्रीज इन डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर से हम इसको निकालेंगे 1/रिजर्व रेशो। तो हम कर देंगे 1/रिजर्व रेशो, हमें 10% दिया होता है किसी भी चीज़ का परसेंट, यानी कि 100 का टोटल कितना, 10%। तो यानी कि ये 100 का 0.10 आ गया, हमें पता चल गया 1 में 0.10, ये हमारा 10 आ गया। इनिशियल चेंज कितना आ रहा है कैश रिजर्व रेशो में, इंटू में मनी मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर क्या है, इनिशियल चेंज कितना है 1000 रुपीज़, मनी मल्टीप्लायर हमारा क्या आ गया 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 10,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो हमारी मांग जमा में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू वेरिएबल, हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। देखो भैया, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत ही मैं कह रही हूँ लॉजिकली, और बहुत ही जो एक हाई लेवल के क्वेश्चन है, मैंने इस एचपीएससी के एग्जाम में देखे, बहुत ही हाई लेवल के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, कंसेप्ट को समझ के करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, यानी कि दो चर दिए हुए हैं एक्स और वाई, किसके हैं, रिग्रेशन एनालिसिस के, प्रतिगमन विश्लेषण के। द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर बी एक्स वाई, ध्यान रखना है बी एक्स वाई, यानी कि फर्स्ट जो वेरिएबल है ये है, एंड बी वाई एक्स ये सेकंड वेरिएबल है, 0.9 और 0.7। इफ वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट, तो वाई क्या है, डिपेंडेंट है, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब जो किसी पर आश्रित है, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की क्या परसेंटेज चेंज होगी, एक्सप्लेन्ड बाय एक्स, एक्स के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करना है। तो देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से डिराइव करते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला यूज करके, आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स, ये तो हम इसको अंडर रूट में डाल देंगे। 0.9 और 0.7 हमें दिया हुआ है, तो इसका हम क्या कर देंगे, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0.63 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट, जब स्क्वायर रूट में दिया हुआ तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो रेशो है, यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.7939। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये हमारे पास आर आया है 0.7939। अब हमें आर का स्क्वायर करना है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वापस हमारे पास यही आ गया 0.630। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन, जो हमें पूछा हुआ था, आर स्क्वायर इंटू में 100%, तो 0.63 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा आ जाएगा 63%, ये आ जाएगा। सो 63% वेरिएशन इन वाई एक्सप्लेन्ड बाय द एक्स, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 63%। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा आज का जो पार्ट 1 है ये हमारा कवर अप हुआ, इसमें हमने 20 कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी हम जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं नेक्स्ट 20, वो हम अपकमिंग वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।